नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल प्ले विद कॉन्सेप्ट्स में। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज के वो सवाल जो अक्सर हर एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं। आप किसी भी तरह का ओल्ड पेपर उठा के देखिए, ये सवाल हर एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला सवाल। 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने पर किसी दुकानदार को 4% हानि होती है। अब 44% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेची जाए। तो आइए अब सॉल्व करते हैं इस सवाल को। इस सवाल में दिया गया है एक आदमी 1 रुपये में 12 टॉफ़ियाँ बेच रहा है और उसे 4% की हानि हो रही है। अब वो 44% का लाभ कमाना चाह रहा है। तो जो दिया गया है 1 रुपये में आदमी ने बेची हैं 12 टॉफ़ी, तो जब वो 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेच रहा है उसको 4% का हानि हो रही है। इसका मतलब 1 रुपये में 12 टॉफ़ियाँ बेचने के बाद वो जो धनराशि प्राप्त कर रहा है अपनी लागत की, वो है 96%। 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेच के वो 96% अपनी लागत का रिटर्न प्राप्त कर रहा है। यहाँ हानि हो रही है 4% की। तो अब सवाल के अनुसार उसे ये 44% का लाभ कमाना है। तो अब इसमें हम गुणा कर देंगे 144 से। अब वो अपनी लागत भी निकालने के बाद 44% का एक्स्ट्रा लाभ कमाना चाह रहा है। 100 तो उसकी लागत हो गई और ये 44 हो गए लाभ वाले। तो अब इस धनराशि में गुणा कर देंगे 144 का। तो अब जो वैल्यू आएगी वो उसको 44% लाभ वाली वैल्यू आएगी। आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/12 गुणा 96 गुणा 144। अब इसको सॉल्व करके आएगा 12 से 144 कट जाएगा 12 बार, 12 से 96 कट जाएगा 8 बार, हमें प्राप्त होगा 1/8। इसका मतलब अब उस दुकानदार को 1 रुपये में 8 टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति 44% का लाभ कमाना चाह रहा है तो 1 रुपये में 12 टॉफ़ी ना बेच के 1 रुपये में 8 टॉफ़ियाँ बेचे। 1 रुपये में 8 टॉफ़ी बेच के उसको 44% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 360 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है, तो चीनी का नया मूल्य क्या है। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। इस सवाल को पता नहीं आज तक कितने एग्ज़ामों में कितनी बार पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया गया है चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई। पहले चीनी का कुछ भी मूल्य रहा होगा, अब उसमें 20% की कमी हो गई। तो 20% को हम 20/100 करके लिख सकते हैं। इसको काट लेंगे तो हमें मिलेगा 1/5। ये 1/5 20% का ही रूप है। तो चलिए अब इसके द्वारा सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। जो भी प्रतिशत दिया होता है उसको हम इस रूप में चेंज कर लेते हैं। अब देखते हैं पहले चीनी का क्या मूल्य था और बाद में कमी होने के बाद चीनी का क्या मूल्य हुआ। अगर चीनी का मूल्य पहले 5 रुपये था और उसमें 20% की कमी हो गई, इसका मतलब 1 रुपये की चीनी के मूल्य में कमी हो गई। पहले अगर चीनी 5 रुपये किलो थी तो अब चीनी 4 रुपये किलो हो जाएगी, क्योंकि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हुई है। 5 रुपये से चीनी हो गई 4 रुपये। ये सवाल में दिया गया है चीनी। यदि हम रुपए के रेशियो को पलट दें तो ये रेशियो मात्रा में चेंज हो जाता है। इस तरह अब हम यहाँ से पता कर लेंगे, जब चीनी 5 रुपये किलो थी तो कोई व्यक्ति 4 किलो चीनी खरीद सकता था और अब चीनी 4 रुपये किलो हो गई है, तो अब वो व्यक्ति 5 किलो चीनी खरीद सकता है। क्योंकि चीनी का दाम कम हो गया है तो चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी। पहले चीनी का दाम ज़्यादा था तो चीनी की मात्रा कम थी। अब सवाल में दिया गया है कोई व्यक्ति 360 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है, क्योंकि चीनी का मूल्य 20% कम हो गया है। तो जब पहले चीनी वो 4 किलो खरीदता था, अब 5 किलो खरीद लेता है। यहाँ पे हमारी चीनी की मात्रा में अंतर आ रहा है 1 किलो का। अब इस 1 किलो के अंतर को सवाल के अनुसार मैं 3 किलो में चेंज करूँ तो 3 का गुणा यहाँ इस
मात्रा में करूँगा, इसी तरह पहले वाली मात्रा में 3 का गुणा और बाद वाली मात्रा में 3 का गुणा करके हमें पता चल जाएगा कि वो पहले 12 किलो चीनी खरीदता था, दाम कम होने के बाद अब वो 15 किलो चीनी खरीदता है। पहले वो 12 किलो चीनी खरीद के लाता था, जब चीनी के मूल्य कम हो गया उसके बाद वो 15 किलो चीनी खरीदने लगा। तो सवाल में बाद का ही मूल्य पूछा गया है, 360 रुपये में वो 3 किलो चीनी अधिक खरीदता है तो 15 किलो चीनी लाता है। तो 1 किलो चीनी का भाव यहाँ से निकाल लेंगे, 360 में 15 से भाग दे देंगे। बाद वाला मूल्य पूछा गया है, बाद में चीनी 15 किलो खरीदता है, 360 रुपये खर्च करता है, 15 से 360 काट देंगे, 15 दूनी 30 और 15 चौक 60, 24 रुपये चीनी का नया भाव 24 रुपये किलो हो गया है। अब इसी सवाल में अगर हमसे प्रारंभिक मूल्य दाम कम होने से पहले का भाव पूछ लिया जाए तो इस 360 में पहले वाली क्वांटिटी से भाग दे देंगे। तो 360 में भाग दे देंगे हम 12 से, तो मिलेगा हमें 12 तिया 36 और बिंदी। इसका मतलब दाम कम होने से पहले वो 30 रुपये किलो की चीनी खरीदता था, लेकिन सवाल में पूछा गया है दाम कम होने के बाद नया भाव क्या है, तो नया भाव है 24 रुपये। तो इस सवाल का आंसर आएगा 24 रुपये। इस सवाल को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अभी समझ में ना आया हो तो वीडियो को बैक करके देखिए, लेकिन इस सवाल को अच्छे से समझिए। हर एग्ज़ाम में ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। रवि अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसमें रवि की आय और व्यय के बारे में दिया गया है और उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है। तो सॉल्व करते हैं सवाल को। मान लेते हैं रवि की आय 100 रुपये थी। जब भी प्रतिशत के सवाल में कुछ ना दिया गया हो तो सीधा 100 उठाइए, मान लीजिए और सवाल को शुरू कर दीजिए। मान लिया रवि की आय पहले 100 रुपये थी, जिसमें से 80% वो व्यय कर देता है, मतलब 100 में से 80 रुपये रवि खर्च कर देता है, ये उसका व्यय है। अब सवाल कह रहा है उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाए तो उसकी आय 100 रुपये से 125 रुपये हो जाए, ये सवाल में बताया गया है। और व्यय में भी 10% की वृद्धि हो जाए तो जो व्यय है वो 80 रुपये से 80 का 10% 8 होता है, तो अब व्यय उसका 88 रुपये हो जाए। पहले वो खर्च करता था 80 रुपये, अब खर्च कर रहा है वो 88 रुपये, ये उसका व्यय है। अब सवाल में पूछा गया है जो भी उसकी बचत है वो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। यहाँ पे वो बचत करता था 20 रुपये। बचत को निकालने के लिए हम आय में से व्यय को माइनस कर देंगे तो बचत निकल आती है। आय माइनस व्यय बराबर बचत। तो आय थी 100 रुपये, व्यय था 80 रुपये, तो उसकी बचत होगी 20 रुपये। अब यहाँ इसकी बचत निकालते हैं। आय थी 125 रुपये, खर्च थे 88 रुपये, तो 125 माइनस 88 37 या 37। यहाँ जो बचत है वो 37 रुपये है, यहाँ जो बचत है वो 20 रुपये है। अब सवाल में यही पूछा गया है उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ गई, तो बढ़ी हुई वैल्यू 20 से 37 हो गई, मतलब 17 रुपये बढ़ गई। कितने रुपए पे बढ़ी है? 20 रुपये पे बढ़ी है। तो 17/20 गुणा 100 प्रतिशत में पूछा गया है। 17/20 गुणा 100, 20 से 100 कट जाएगा 5 बार, तो 17 पंजे 85। इसका मतलब रवि की बचत में 85% की वृद्धि हो गई है। ये सवाल हो चुका है सॉल्व। अगर नहीं आया है समझ में तो फिर बैक करिए और अच्छे से समझिए। ये सभी सवाल हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा डाटा इधर उधर चेंज कर दिया जाता है, बस सवाल यही रहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं। तो चलिए देखते हैं अपने अगले सवाल को। 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी? आइए देखते हैं इस सवाल को भी। इस सवाल में दिया गया है 100 संतरे हमने 350 रुपये में ख़रीदे हैं,
350 या 350 रुपये में ख़रीदे थे हमने 100 संतरे, ये हमारी लागत आ गई या कॉस्ट प्राइस आ गई, इसको सीपी बोलेंगे। कौन सा कॉस्ट प्राइस होता है, कौन सा सेलिंग प्राइस होता है, इस बारे में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का एक वीडियो और बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के अंत में दे दूंगा। आप लोग इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। वो वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो है जिसमें मैंने बेसिक से बताया है, तो आप लोग इस क्लास के बाद उसको ज़रूर देखें। तो अब लौट के आते हैं अपने सवाल पे। यहाँ दिया गया है 350 रुपये में हमने 100 संतरे ख़रीदे हैं, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। इसका मतलब एक संतरा हमने 3.5 रुपये या 3.5 रुपये में ख़रीदा है और हमने बेच दिए हैं 48 रुपये में एक दर्जन संतरे। 48, एक दर्जन के अंदर 12 होती है, एक दर्जन में 12 क्वांटिटी होती है किसी भी चीज़ की, तो 48 रुपये में हमने 12 संतरे बेच दिए। ये हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। सेलिंग प्राइस हो गया 48/12, तो 12 चौक 48। इसका मतलब 3.5 रुपये में हमने एक संतरा ख़रीदा था, 4 रुपये में हमने एक संतरा बेच दिया। एक संतरा की कीमत निकल आई है। अब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकाल लेंगे। यहाँ देख के पता चल रहा है 3.5 रुपये खर्च किए थे, 4 रुपये मिल गए, तो लाभ ही हो रहा होगा। तो अब निकाल दें कितना लाभ होगा। 4 में से 3.5 को माइनस कर देंगे, 0.5 रुपये का लाभ हुआ है। कितने रुपए खर्च करके? 3.5 रुपये खर्च करके। 3.5 रुपये खर्च किए थे तो हमें 0.5 रुपये मिल गए। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, बराबर 5 7 35, 7 बार कट जाएगा, 7 का भाग देंगे 100 में, 7 का एक बार जाएगा 7, 3 30, 7 चौक 28, 2 बचेगा 14 सही 2/7। 14 सही 2/7% की लाभ होगा। तो इस व्यापार में हमको 14 सही 2/7% का लाभ हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किसी व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 1200 रुपये में ख़रीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए। उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? चलिए अब देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल में दिया गया है एक आदमी ने एक साइकिल ख़रीदी है 1200 रुपये में और उस साइकिल को सही करवाने में उसने खर्च कर दिए 200 रुपये। तो हम हमेशा लाभ और हानि को उस मूल्य पे कैलकुलेट करते हैं जो हमसे खर्च की जाती है। जितने भी रुपए हमने किसी वस्तु को तैयार करने में या ख़रीदने में खर्च किए हैं उन सबको जोड़ लेते हैं, वो टोटल व्यय, उस व्यय के ऊपर हम लाभ या हानि को कैलकुलेट करते हैं। तो इस सवाल में उस आदमी ने साइकिल ख़रीदी है 1200 रुपये की, उसके बाद उस साइकिल की मरम्मत कराई है 200 रुपये में। इसका मतलब उस साइकिल पे उसने कुल 1400 रुपये खर्च कर दिए हैं, तो 1400 रुपये उसका व्यय हो गया है साइकिल के ऊपर। अब उसने क्या किया, साइकिल को 1680 रुपये में उसने बेच दिया। 1680 रुपये उसे प्राप्त हो गए साइकिल को बेच के। 1400 रुपये उसने खर्च किए थे, तो उसे कुछ ना कुछ लाभ में ज़रूर मिल गए। उसे मिल गए यहाँ से 280 रुपये लाभ में। उसने 1400 रुपये खर्च करके साइकिल तैयार करवा ली, 1680 में बेच दी, 280 रुपये उसने प्रॉफिट कमा लिया। किस मूल्य पे? 1400 पे, क्योंकि 1400 उसने खर्च किए थे। लाभ को हमेशा, लाभ या हानि को हमेशा अपने क्रय मूल्य पे या लागत मूल्य पे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें 280 रुपये प्राप्त हुए हैं। कितने रुपए खर्च करके? 1400 रुपये खर्च करके। तो 280/1400 गुणा 100, 2 बिंदी से 2 बिंदी काट देंगे, 14 दूनी 28 बिंदी मतलब 20। उसको साइकिल बेचने के बाद 20% का लाभ हो गया। उस व्यापारी ने 1400 रुपये खर्च किए, 1680 रुपये में साइकिल बेच दी और कुल 20% का लाभ प्राप्त कर लिया। चलिए देखते हैं अगला सवाल। एक व्यक्ति एक वस्तु 80 रुपये में ख़रीदता है और उसका मूल्य 120 रुपये अंकित कर देता है। फिर वह उस पर 40% का बट्टा दे देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, यहाँ दिया गया है एक व्यक्ति ने 80 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, उसका कॉस्ट प्राइस था 80 रुपये
उसने क्या किया, उस वस्तु के ऊपर MRP डाल दी 120 रुपये। अब वो ख़रीद के लाया था 80 रुपये में, उसने अपना स्टिकर लगा दिया और उस वस्तु पे 120 रुपये का रेट लगा दिया। अब क्या हुआ, ये वस्तु वो 80 रुपये में ख़रीद के लाया था, 120 रुपये में उसने बेचने की कोशिश की लेकिन नहीं बिकी। अब कुछ दिन रखी रही, उसने सोचा अब तो ये रखी रह जाएगी, क्या करूं, तो उसने उस पर डिस्काउंट दे दिया 40% का। जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा MRP पे कैलकुलेट किया जाता है, तो 40% का उसने जो भी डिस्काउंट दिया है उसको 120 रुपये पे कैलकुलेट करेंगे। तो 120 का 40% कितना होगा, चौक 48। इसका मतलब उसने 48 रुपये इस 120 में से कम कर दिए, तो कितना आएगा, 10 में से 8 गई 2, 11 में से 4 गई 7। तो अब वो वस्तु उसने 72 रुपये में सेल की, तो जो 72 रुपये आएगा वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 80 रुपये में उसने ख़रीदी थी, 120 रुपये उसने उस पर MRP लगाई। जब वस्तु नहीं बिकी तो उसने उस पर डिस्काउंट दे दिया 40% का। जो 40% का डिस्काउंट था उसको हम 120 रुपये उसकी MRP पर कैलकुलेट करेंगे, तो 120 का 40% हो गया 48। इस 48 को उसके मैक्स रिटेल प्राइस या MRP में से माइनस कर देंगे। अब वस्तु आ गई 72 रुपये की, तो उसने 80 रुपये में वस्तु खरीदी और 72 रुपये में बेच दी, अपना नुकसान कर लिया। यही सवाल में पूछा गया है, इस व्यापार में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए या प्रतिशत हानि ज्ञात करिए। तो 80 रुपये में ख़रीद के लाया था, 72 रुपये में बेच दी, 8 रुपये का नुकसान हो गया। 80 माइनस 72, 8 रुपये का उसने नुकसान कर लिया। तो लाभ या हानि को हमेशा कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं। तो 8 रुपये की जो हानि हुई है वो कॉस्ट प्राइस 80 पे हुई होगी, तो 8/80 गुणा 100, तो 8 से 80 कट जाएगा 10 बार, 10 से एक बिंदी कट जाएगी। इसका मतलब इस व्यापार में उस व्यापारी ने 10% की हानि उठाई। छूट देने के बाद उस व्यापारी को अपनी लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं हुआ। 80 रुपये की चीज़ को 72 रुपये में बेच दिया, 8 रुपये का नुकसान कर लिया। वो 8 रुपये 10% के बराबर थे। जो सवाल में पूछा गया है उसको होने वाली हानि 10% हो गई। अगर सवाल समझ में आया है तो इस वीडियो को अभी पॉज करिए और इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। इस तरह के वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। चलिए देखते हैं अब अपना अगला सवाल। 10%, 20% और 30% की क्रमिक छूट की समतुल्य छूट कितने प्रतिशत होगी? ये सवाल अक्सर हर एग्ज़ाम में देख लिया जाता है। 1 नंबर का ये सवाल हर एग्ज़ाम में ज़रूर और ज़रूर पूछा जाता है। तो इस सवाल को आप लोग अब तक किसी ना किसी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते होंगे। हो सकता है शॉर्ट ट्रिक से जल्दी सॉल्व हो जाता हो, लेकिन मैं हमेशा इन सवालों को सादा बेसिक तरीके से ही सॉल्व करता हूँ। मैं उसी से आपको बताऊँगा। मान लिया मैंने कोई वस्तु थी 100 रुपये की, जिस पे पहले 10% छूट दी गई, तो 100 का 10% होता है 10। तो अब वो वस्तु हो जाएगी 90 रुपये की। जब 100 रुपये की थी उस पर 10% की छूट दे दी गई, 10 रुपये माइनस कर दिए गए, अब वो 90 रुपये की हो गई। इसी तरह 90 रुपये पे अब 20 रुपये की छूट दे दी गई। 90 का 20% होता है 18, तो अब उसमें से 18 रुपये कम हो जाएंगे। अब वो वस्तु हो जाएगी 90 से 72 रुपये की। अब जब 72 रुपये की हो गई है, अब 72 का 30% निकाल लेंगे। 72 का 10% आएगा 7.2 और 10% में 3 का गुणा कर देंगे तो 30% आ जाएगा। इसका मतलब 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। 72 में से 21.6 को माइनस कर देंगे तो 72 का 30% निकल जाएगा। 72 में से 21.6 को माइनस करेंगे तो मिलेगा बिंदी 4.50। इसका मतलब 50.4 रुपये की अब वो चीज़ बिकेगी जो चीज़ 100 रुपये की थी। पहले उस पर 10% छूट मिली, 90 की हो गई। फिर उस पर 20% छूट मिली, 90 से 20% 18 रुपये और कम हो गए। अब वो 72 रुपये की हो गई। 72 रुपये पे आके उसे 30% की छूट मिली, तो 72 का 30% होता है 21.6। तो 72 में से 21.6 और कम हो गया। अब वो चीज़ हो जाएगी 50.4 रुपये की। तो ये जो 50.4 रुपये आया है, ये वो मूल्य आया है जिस पे वो वस्तु बिकेगी। ये उसका सेलिंग प्राइस आया है। ये अभी उसकी छूट नहीं आई है।
उसको छूट निकालने के लिए इसको 100 में से माइनस करेंगे। 100 में से जब हम उसका सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे 100 माइनस 50.4, तो अब उस पर कितनी छूट दी गई ये निकल आएगा। तो 100 माइनस 50.4 बराबर 49.6, तो 49.6% की एकल छूट 10%, 20% और 30% के बराबर हो जाएगी। जो अलग अलग छूट 10%, 20% और 30% की दी गई थी, उनकी जगह अगर एक अकेली छूट 49.6% की दे दी जाती तो दोनों के मूल्य बराबर होते। यही इस सवाल में पूछा गया है। अगर आप इसे फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूले से कर लीजिए, लेकिन सॉल्व जल्दी होना चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो ऐसे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने अगले सवाल को। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ये सवाल हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और कितने तरीके से पूछा जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये सवाल इस तरह से भी पूछा जाता है, इसके अलावा 4-5 और तरीक़ों से पूछा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ आपसे पूछा गया है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछ लेता है, किसी आयत की लंबाई को अगर 10% बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि उसके क्षेत्रफल में कोई भी फर्क ना पड़े। तीसरा टाइप इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि अगर चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी परिवार को अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे उसकी खपत पर कोई भी असर ना पड़े। ये चारों सवाल एक ही तरह के सवाल हैं, बस इनको पूछने का तरीका अलग अलग है। ये सवाल को पूछने के 4 से 5 तरीके हैं। सॉल्यूशन एक ही है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। लेकिन मैंने जितने भी क्वेश्चन रिपीट करे हैं ये किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा गया है। ये सवाल अब तक कम से कम 100 एग्ज़ाम में पूछा गया है। जितने भी टाइप मैंने बोले हैं ये हर तरह से पूछा जाता है। इसको सॉल्व करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप इन टाइप्स को ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पूछा गया है ए की जो सैलरी है वो 10% अधिक है बी की सैलरी से। इस सवाल में या तो 10%, 20% कुछ भी अधिक पूछ सकते हैं या कम पूछ सकते हैं। बस यही पूछा जाता है 10% अधिक है तो दूसरे की कितनी कम है, या पहले की ए की 20% कम है तो दूसरे की कितने प्रतिशत ज़्यादा है। बस यही पूछा जाएगा कितने प्रतिशत कम है तो दूसरा कितने प्रतिशत ज़्यादा है, या इसको कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए तो दूसरे को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पे सवाल में दिया गया है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। जो भी अधिक या कम दिया रहता है उसको ऊपर लिखते हैं और अधिक दिया है तो उसको 100 में से जोड़ देते हैं, और अगर कम दिया रहता है तो 100 में से माइनस कर देते हैं। इस सवाल में अधिक दिया गया है तो 10/110 गुणा 100। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके पता चल जाएगा कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बिंदी से बिंदी कट जाएगी, ऊपर बचेगा 100, भाग देना पड़ेगा 11 से। 11 से भाग देंगे 100 में 9 बार जाएगा 99 बार, 1 बचेगा 11। 9 सही 1/11% बी की आय ए की आय से कम होगी। ये सवाल हो चुका है सॉल्व। अगर इस सवाल में ए की आय 10% अधिक की जगह हमें दे दी जाती ए की आय 20% कम है। एक ही सवाल में मैं आपको अधिक और दोनों वाला बता देता हूँ, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं मान लेता हूँ कि ए की आय बी की आय 20% कम है, तो जो भी प्रतिशत दिया जाता है उसको रखते हैं ऊपर, और जब कमी की बात होती है तो 100 में से माइनस कर देते हैं दिए गए प्रतिशत को। तो 100 में से 20 को घटा देंगे तो 20/80 गुणा 100। 20 से 80 कट जाएगा 4 बार, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार। इसका मतलब अगर ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से 25% अधिक होगी। लेकिन यहाँ पे कमी वाला सवाल है, यहाँ का आंसर आएगा ये 9 सही 1/11%। तो अब चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित करनी चाहिए कि 10% का बट्टा देकर वह 30% का लाभ कमाए।
ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, अक्सर हर एग्ज़ाम में ये एक सवाल ज़रूर मिल जाता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे अब तक के बताए हुए सवालों में से। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। इस सवाल में दिया गया है एक व्यापारी है जो अपने क्रय मूल्य पे 30% का लाभ कमाना चाहता है और छूट भी देना चाहता है 10% की। व्यापारी करता क्या है, 100 रुपये का कोई सामान खरीद के लाता है। 100 रुपये होता है उस व्यापारी का कॉस्ट प्राइस। अब वो चाहता है कि उसको 30% का लाभ हो जाए, तो 100 रुपये खर्च करके वो 130 रुपये कमाना चाहता है। ये 130 रुपये उसे लाभ के रूप में चाहिए। 30% का लाभ सवाल में दिया गया है, लेकिन वो कहता है कि मैं 10% की छूट भी देना चाहता हूँ। 10% की छूट देने के बाद मुझे 130 रुपये प्राप्त होने चाहिए। तो ये जो 130 रुपये हैं, ये 130 रुपये उसके लिए 90% के बराबर हैं। 130 रुपये 90% के बराबर हैं, तो 100% यहाँ से निकाल लेंगे। 130/90 गुणा 100, बिंदी से बिंदी कट जाएगी। 130 और 10 अब कुछ भी नहीं कटेगा, तो 1300 रुपये में अब हम 9 से भाग दे देंगे, तो उसकी MRP जितनी वो प्रिंट करना चाहता है वो यहाँ से निकल आएगी। 100 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस है। MRP यहाँ से निकाल लेंगे, इस चीज़ को हम सॉल्व कर लेंगे, उसकी MRP आ जाएगी। उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा इतने रुपये में, 130 रुपये में वो बेचेगा। अब उसकी MRP क्या है, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 9 का भाग देंगे 1300 रुपये में। 9 एकम 9, 13 में से 9 जाएंगे 4, बिंदी 9 चौक 36, फिर 4, फिर बिंदी, फिर 4, 9 चौक 36, फिर 4। इसका मतलब 144 सही 4/9% वो MRP अंकित कर दे अपने सामान पे। 144 सही 4/9% मूल्य बढ़ा के लिख दे। 100 रुपये से 144 सही 4/9% उस मूल्य को बढ़ा दे, तो उसका 10% छूट देने के बाद जो SP आएगा, सेलिंग प्राइस आएगी, वो 130 रुपये होगी और उसको 30% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमें हर चीज़ पता चल गई। 100 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब MRP में वो 144 सही 4/9 रुपये लिख दे और उसके बाद वो 10% की छूट दे दे, तो उसको 130 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। लाभ में 30% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। ये सवाल हो चुका है सॉल्व। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से आप थोड़ा सा बैठ जाइए, धीरे धीरे अच्छे से समझिए। आज की क्लास को अब करते हैं यहीं पे ख़त्म। काफ़ी अच्छे और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल मैंने आपको बताए हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि ऐसी क्लास है मैं आपके लिए जल्दी जल्दी लेके आता रहता हूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और तब तक इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अब आपसे मिलता हूं मैं अपनी अगली क्लास में।